Students, this is the second part of ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चैप्टर और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट कॉलम में देखिए हमने लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो आपके पॉइंट्स हैं इस कॉलम के वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए होंगे, और द अदर साइड और अदर कॉलम इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज मेंट फॉर द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ द स्ट्रेस इज पुट ऑन डेटा रादर देन फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका फोकस डेटा पे होता है बजाय फंक्शन के, और जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वहाँ पर द स्ट्रेस इज पुट ऑन फंक्शन रादर देन डाटा। नाउ वी मूव टू द सेकंड डिफरेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डेटा इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। वाई इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड? टू बी यूज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम एरिया, ठीक है। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा का फ्री फ्लो होता है, सो इट अलाउज डेटा टू फ्लो फ्रीली थ्रू आउट द प्रोग्राम। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर डिफरेंस है या डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। अब इसमें हाई लेवल लैंग्वेज की साइड हम जाते हैं और वहाँ पे लिखा है कि हाई लेवल लैंग्वेज इज़ प्रोग्रामर फ्रेंडली, राइट। सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर को बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज का, बिकॉज वो सिंपल इंग्लिश में आपका लिखा होता है, राइट। और ये यूज़र फ्रेंडली है, ये प्रोग्रामर फ्रेंडली है। लो लेवल जो होते हैं वो मशीन फ्रेंडली होते हैं, राइट। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर प्रोग्रामर्स। नाउ सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट सोर्स कोड टू मशीन कोड। तो यहाँ पर ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और कौन कौन से ट्रांसलेटर्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज में? देयर इज़ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। एंड नाउ उसके बाद यहाँ पर क्या है कि लो लेवल लैंग्वेज में आपको ज़रूरत होती है असेंबलर की। तो असेंबलर टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स, प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजियर टू मॉडिफाई एंड डीबग। तो जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज जो लिखे होते हैं, तो बिकॉज वो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली, तो इसीलिए उनको मॉडिफाई करना और उनमें से एरर निकालना जिसको हम डीबगिंग बोलते हैं वो भी ईजी होता है। लो लेवल लैंग्वेज जैसे उसके प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ पर आपको उनको डीबग करना और मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज वो सिंपल इंग्लिश में नहीं होते। अब जैसे असेंबली में लैंग्वेज में सर्टेन कीवर्ड्स आर देयर या सर्टेन सिंबल्स आर यूज्ड ओवर देयर, और मशीन कोड में आपका 1 और 0 यूज़ होता है वहाँ पर, तो उनके प्रोग्राम्स को इवन डिज़ाइन करना भी डिफ़िकल्ट होता है, एज वेल एज इट्स डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई एंड डीबग प्रोग्राम्स रिटन इन द लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन आता है, दैट इज़ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इसका डिफरेंस हमें देखना है। तो देखिए जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों आपके ट्रांसलेटर्स होते हैं, और उनका यूज़ क्या होता है? उनका यूज़ होता है कि जो आपका प्रोग्राम लैंग्वेज में लिखते हैं उन प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करना, राइट। तो यहाँ पर दो ट्रांसलेटर्स के डिफरेंस की बात हो रही है। पहला है कंपाइलर और द सेकेंड वन इज़ इंटरप्रेटर। तो लेट्स सी हियर, इट रीड्स एंड कन्वर्ट्स द होल सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड एट वंस, ठीक है। ये पूरा सोर्स कोड जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, एक ही बार में रीड किया और उसे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपका जो इंटरप्रेटर होता है उसका काम क्या होता है? इट रीड्स एंड कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, वन लाइन एट अ टाइम, राइट। सो ये कंपाइलर में क्या हुआ, एक बार में पूरा प्रोग्राम पढ़ लिया, और यहाँ पर इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन इट रीड्स एंड कन्वर्ट्स द होल सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद इट डिस्प्लेज द एरर्स फॉर द होल प्रोग्राम टुगेदर आफ्टर द कंपाइलेशन। और जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है कि इट डिस्प्लेज द एंटायर error, or it displays the error one line at a time, and only after fixing that error
द कंट्रोल गोज़ टू द नेक्स्ट लाइन। तो जैसे कि C++ लैंग्वेजेस हैं वो आपका यूज़ करते हैं कंपाइलर, और HTML है या बेसिक है वो इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसलेटर। जावा इज़ अ वेरी यूनिक दैट वे बिकॉज इट हैज़ गॉट कंपाइलर ऑल्सो एज वेल एज द इंटरप्रेटर। तो जावा में कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों ही काम में आते हैं। ऑलराइट, जो कि आप जावा के फंडामेंटल्स की वीडियो में आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस की हाउ डज़ इट वर्क, राइट। और इसको भी एग्जांपल्स और समझते हैं कि कंपाइलर इंटरप्रेटर कैसे वर्क करते हैं, कि जैसे आपके इंग्लिश टीचर हैं और वो आपसे कहते हैं कि जस्ट रीड अ पैराग्राफ एंड टेल मी द मिस्टेक और द एरर्स in that paragraph after finishing the entire paragraph or after reading the entire paragraph। तो जब आपने entire paragraph पढ़ लिया और आपने उसकी errors बताई तो वो वर्किंग कंपाइलर जैसी हो गई। और जब आपसे कहा आपके टीचर ने कि जिस लाइन पे एरर हो, पैराग्राफ जब आप पढ़ते हैं और जिस लाइन पे एरर हो वहाँ पे आपको रुक के एरर पहले करेक्ट करनी है, देन यू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। तो ये वर्किंग जो है दैट इज़ लाइक इंटरप्रेटर बिकॉज दैट गोज़ लाइन बाय लाइन। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स उसके बाद वी टॉक अबाउट द एनालिस्ट द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखिए फीचर्स और कंसेप्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपसे कोई कंसेप्ट पूछता है तो आप बोलेंगे इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, देन पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। लेकिन जब आपसे फीचर्स की बात हो रही है तो आप फीचर्स को आप ऐसे डिस्कस करेंगे कि इट गिव्स स्ट्रेस ऑन डेटा आइटम्स रादर देन मेथड्स और फंक्शंस। मेथड फंक्शन का ही दूसरा नाम है। सेकेंड, इट मेक्स द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम और प्रॉब्लम सिंपलर बाय डिवाइडिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ फंक्शन। अलग अलग फंक्शन में डिवाइड करता है दैट ऑपरेट अपॉन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड है द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग एनहांसेस सिक्योरिटी ऑफ डेटा इन प्रोग्राम, राइट। तो डेटा हाइडिंग का जो फीचर है वो आपकी सिक्योरिटी बढ़ा देता है डेटा की, डेटा इज़ सेफर, ऑलराइट, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो ये थ्री आपको मैंने फीचर्स बताए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऊप प्रिंसिपल, और इसका मतलब होता है विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग, ओके। प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट्स द फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन के बहुत सारे, अगर आपकी डेफिनीशंस आपने दी हैं जो अभी आप फ्यूचर चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे फंक्शन से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन अगर सेम नेम के हों, सो दैट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ऊप्स में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका जो कंसेप्ट है एक पॉलीमॉर्फिज्म विच टॉक्स अबाउट वन थिंग मैनी फॉर्म। तो यहाँ भी एक फंक्शन के बहुत सारे फॉर्म है, तो कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? इसका आंसर है पॉलीमॉर्फिज्म। सो आंसर आपका क्या होगा? पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट्स फंक्शन ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में इंक्लूड किया क्योंकि ये भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म पे ही बेस्ड है। अगर आपको कंस्ट्रक्टर आपने अभी नहीं पढ़ा, दैट्स एन एडवांस कंसेप्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। एज ऑफ नाउ यू जस्ट लर्न द टर्म एंड रिमेंबर दैट पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस फॉर function overloading and constructor overloading. Now students, it is the process of using a function or method for more than one purpose. In function overloading we write more than one function with the same name but differing in the number and types of their arguments, right, to perform different tasks. This way we get different behaviors यूजिंग द सेम फंक्शन नेम। तो ये था आपका फंक्शन ओवरलोडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बीच का कनेक्शन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखिए फीचर्स अलग है, कंसेप्ट अलग है, एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स। तो 3 बेनिफिट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर, पहली चीज़ है रीयूजेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम कोड इज़ एनहेंस्ड। तो देखिए रीयूजेबिलिटी कहाँ से आती है ये हमें समझना ज़रूरी है। तो आपका जो इनहेरिटेंस का फीचर है, इनहेरिटेंस टॉक्स अबाउट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन, तो वहाँ पर आपका क्या हुआ? रीयूजेबिलिटी ऑफ द क्लास। तो जब वो रीयूजेबल हो गया, आप उसको यूज़ कर रहे हो, एक बार आपने डिफाइन कर लिया, तो आपने रीयूजेबिलिटी का सेंस ये हुआ कि आपने एक एग्जिस्टिंग जो टाइप है, एग्जिस्टिंग जो क्लास है, उसमें आपने कुछ नए फीचर ऐड किए और उससे आपने एक नया टाइप डेवलप कर लिया। जैसे आपने एक आपके पास एक कार है
और आप उसी कार के एग्जिस्टिंग मॉडल को इन्हेंस करके एक नया मॉडल बनाना चाहते हैं. सो फॉर दैट पर्पज़ व्हाट यू विल डू, आपने उसमें कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए और उससे आपने जो एक नया मॉडल क्रिएट किया, तो आपको एक नया टाइप मिल गया और उससे आप जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स या उतनी कार्स बना सकते हैं. तो ये यहाँ पे रीयूजेबिलिटी का सेंस है. फंक्शंस डिफाइन करके आप बार बार उससे यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली रीयूजेबिलिटी का ट्रू सेंस नहीं है. ट्रू सेंस की रीयूजेबिलिटी ये होती है, रीयूजेबिलिटी इन ट्रू सेंस इज कि व्हेन यू कैन मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टाइप एंड दैट बिकम्स अनदर टाइप, और उससे आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं. तो दैट इज़ द रीयूजेबिलिटी इन द ट्रू सेंस. तो इनहेरिटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग दिस एडवांटेज ऑफ रीयूजेबिलिटी. इनहेरिटेंस की वजह से रीयूजेबिलिटी का फीचर हमें मिल जाता है, राइट. उसके बाद डेटा एब्स्ट्रैक्शन makes the software easier to handle. Data abstraction का concept है, it's all about hiding the complexity and revealing the essential features. तो इससे software becomes easier to handle because complexity is hidden from you, and then software for complex task can be easily developed. आप क्या करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर लेते हैं, और जो सब टास्क होते हैं बेसिकली वो अलग अलग फंक्शंस हो जाते हैं. तो ईज़िली आप जो है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया सारे जो कंसेप्ट हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट, और फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आपको क्लियर हो गया. स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. इट टॉक्स अबाउट मेंशन 2 लिमिटेशंस ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो यहाँ पे जो फीचर्स, 2 लिमिटेशंस क्या क्या हैं प्रोसीजर की. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डाटा, जैसे आपको पहले मैंने क्वेश्चन में बताया कि डेटा का फ्री फ्लो है यहाँ पे. So no restriction on I'm reading it again. No restriction on data values, so managing changes is difficult as it impacts the entire program. उसके बाद second, no reusability concept, hence time management, testing and length of the program increases. यहाँ पे reusability नहीं है, ठीक है ना. और रीयूजेबिलिटी कहाँ से आता है? इनहेरिटेंस से. तो इनहेरिटेंस वहाँ पर है नहीं, राइट. और रिस्ट्रिक्शन ऑन डाटा जो है आपका है वो आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशन की वजह से, जहाँ पर कि आपका डेटा को आप प्राइवेट बना के उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी, राइट. उसके बाद स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात होती है, तो इट रिक्वायर्स इंटेंसिव टेस्टिंग प्रोसेस. सेकेंड है आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टेक्स मोर टाइम as compared to procedure oriented programming. Now question number 5, how is encapsulation is useful, or how is encapsulation useful in object oriented programming. तो encapsulation restricts the free flow of data, मैंने आपको अभी बताया, from one object to another. The data and functions are wrapped together in an object in such a way that the data of a particular object can only be used in associated functions. And thus encapsulation helps in protecting the data from the unauthorized access. All right. तो डाटा की जो बात हुई कि मतलब जितने भी आपके इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि रैप कर दो डेटा एंड फंक्शन को एक साथ. जब आप रैप अप करते हो तो इनकैप्सुलेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है और उससे जो एंटिटी मिलती है वो है हमारी क्लास. ऑल राइट. उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास अपना यूनिक डेटा होता है जिसपे उस पर फंक्शन ऑपरेट करता है. तो ये बेसिक आइडिया है, और डेटा आपका हमेशा सेफ हो जाता है बिकॉज ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन. देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ह्यूमन रीडेबल एज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन यूजिंग इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड फ्रेजेस. ठीक है, तो ह्यूमन रीडेबल सिंपल इंग्लिश में आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, तो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है. यहाँ पर यही चीज़ सेकेंड पॉइंट में लिखा है, इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप द प्रोग्राम लॉजिक इन हाई लेवल लैंग्वेज. एंड थर्ड वन इज़ द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज़ ईजियर. राइट. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट ठीक से समझ में आ गए होंगे. एंड प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब बटन इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल, और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. उससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं चैप्टर्स उनके क्वेश्चन आंसर्स ऐड करता हूँ. एंड कीप शेयरिंग. थैंक्स एवरीवन.